इंडस्ट्री में वो लोग हैं जो इसी पर पनपते हैं, इसी पर थ्राइव करते हैं। पुश्तैनी धंधे की तरह कश्मीर विरोधी फैक्ट्री चलाई जा रही है। कश्मीर विरोधी फैक्ट्री में खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। आतंक से लेकर साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस तक, साई ऑप्स तक के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट किसकी है यह भी जान लेना जरूरी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से बनी हुई यह रिपोर्ट है। रिपोर्ट को डिसइंफो लैब की टीम ने तैयार किया है। डिसइंफो लैब मतलब वो लैब जहां डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, ये प्रोपेगेंडा बर्स किया जाए और जेन्युइन चीज आप तक पहुंचाई जाए। दुनिया के फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ रिपोर्ट बनाने वाली टीम फंडिंग के तरीकों पर निगाह रखती है। डिसइंफो लैब की इसका हर एक नतीजा सोर्स कोट करके बताया जाता है। इसमें जहां पर भी जो भी बात मेंशन्ड है उसके साथ सोर्स भी कोटेड है और वो सोर्स ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तहत है। मतलब ये कि वो पब्लिक डोमेन में है, अगर आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं खुद भी। और अगर ऐसा है और पब्लिक डोमेन में जो जानकारी उपलब्ध है उसको एक जगह इकट्ठा करके उसका पैटर्न स्टडी करके जो खुलासा किया गया है वो अगर सच है तो ये बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है। ये बताती है कि कैसे कश्मीर के नाम पर, ह्यूमन राइट वायलेशंस के नाम पर वो किया जा रहा है जो असल में उनको अपने पालने पोसने के लिए पैसे मुहैया कराता है, टेररिस्ट को फलने फूलने के लिए जमीन मुहैया कराता है और पाकिस्तान को वो एजेंडा देता है जहां वहां की सरकारें अपनी नाकामियों को छिपाकर कश्मीर की तरफ ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। वहां की आर्मी को वो फंड मुहैया कराता है जिससे वहां की आर्मी सिविलियन गवर्नमेंट पर अपनी सुपरमेसी साबित किए रह सकती है। ये सब क्या है आज इस रिपोर्ट के जरिए आप देखेंगे। ये रिपोर्ट है कश्मीर इंक, अ कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री विच थ्राइव्स ऑन दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कश्मीर में जानबूझकर पैदा किए जाते हैं, पाले पोसे जाते हैं, अगर नहीं होते हैं तो गढ़े जाते हैं। एन ओसेंट डोजिया बाय डिसइंफो लैब, अगस्त 2021। ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो कल ही लोगों के लिए बाहर उपलब्ध कराई गई है उसको सबसे पहले आपके सामने TV9 भारतवर्ष लेकर आया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से बनी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कितनी अहम है और इसमें कौन कौन से किरदार हैं, इसको किसने तैयार किया है ये मैंने आपको बताया। और अब आपको ये देखना जरूरी है कि इससे जुड़े हुए मुख्य किरदार कौन है। कश्मीर विरोधी वो दो किरदार आपको समझ लेने जरूरी हैं जिनके इर्द गिर्द 1970 से यह पूरा वाकया घूम रहा है। 1970 से यह पूरा वाकया न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि बाहर की जमीन से, अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, और जब यूरोपियन यूनियन से नेताओं को पकड़कर अपने एजेंडे को टो करवाया जाता है इन लोगों की तरफ से, तो इनकी कॉन्स्पिरेसी और भी बड़ी हो जाती है। यहां पर दो चेहरे आप जो देख रहे हैं ये हैं इसके मुख्य सूत्रधार। इसमें आपको गुलाम नबी फाई नजर आ रहे हैं और अयूब ठाकुर नजर आ रहे हैं तो दोनों कश्मीर के, एक बड़गाम के हैं और एक शोपियां के हैं। एक ने MA की पढ़ाई की है हिंदुस्तान ने और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। दूसरे ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाई की, कुछ दिनों तक हिंदुस्तान में सर्व भी किया, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी गए वो। लेकिन उसके बाद जब ये उनको लगने लगा कि देश विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में अब एजेंसीज को उनके कामों की भनक लगने लगी है तो दोनों ही विदेश चले गए। सबसे पहले गुलाम नबी फाई विदेश गए और उन्होंने वहां से रस्सी फेंकी अयूब ठाकुर के लिए। गुलाम नबी फाई पहले गए सऊदी अरेबिया और वहां से ये राह अपने लिए प्रशस्त की कि वो जा सके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अयूब ठाकुर को कहा कि तुम यूनाइटेड किंगडम चले जाओ। खुद काम संभाल रहे थे लॉबिंग का, एजेंडा टोइंग का, नैरेटिव बिल्डिंग का और फंड्स को लाने का और उनको टेररिस्ट तक पहुंचाने का, फनल करने का काम छोड़ दिया गया था अयूब ठाकुर पर। और अब गुलाम नबी फाई आपको हर उस जगह पिवोट में मिलेगा, केंद्र में मिलेगा, मुख्य लिंचपिन के तौर पर मिलेगा जहां कश्मीर विरोधी गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं। और अयूब ठाकुर की अब नेक्स्ट जनरेशन, मुजम्मिल अयूब ठाकुर, इसको अब अंजाम दे रहे हैं। ना जाने कितने ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने कश्मीर के नाम पर फ्लोट किए हैं। और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस फ्लोट करने का मकसद आप जानते हैं क्या है? ताकि इतने ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर एजेंडा पुश किया जा सके, इतने ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर पैसे इकट्ठे किया जा सके। पाकिस्तान की आर्मी से, ISI से, वहां की गवर्नमेंट से, दुनिया भर की और उन जगहों से जहां से ये पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, ज़कात के नाम पर पैसे उठाकर और फिर उनको टेररिस्ट तक पहुंचाने का काम भी इन ऑर्गेनाइजेशंस में से कई के द्वारा किया जाता है। तो समझ लीजिए कि ये कॉन्स्पिरेसी कितनी बड़ी है। अगर इस रिपोर्ट के हवाले से आती हुई इन खबरों पर और इन बातों को आप समझेंगे
तो आज पूरी रात आप सो नहीं पाएंगे। भारत मां का सिरमौर, भारत मां का मुकुट, कश्मीर, कश्यप ऋषि, उनकी जमीन, उसके साथ क्या क्या हुआ है अगर आप ये समझेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और यकीन मानिए, इस देश में रहने वाले कई लोग ऐसे हैं, ये दुर्भाग्य है, इस देश में रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनसे जब आप अगर इसके बारे में बात करें तो आपको सुनाई देता है तो फिर क्या हो गया? तो फिर यह हो गया कि अब हिंदुस्तान को सतर्क रहना पड़ेगा। आरती टिक्कू जी, विदेश मामलों की जानकार, कल हमारे साथ इसी वक्त चर्चा में मौजूद थी और उन्होंने इशारा किया था कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री पनप रही है। अभी तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है उनका इशारा था। अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स से लेके, हिंदुस्तान से लेके बॉलीवुड तक इसके तार मिलेंगे और आखिरकार वो तार इस किताब की शक्ल में आज हमारे सामने, उनके पास हम जाएंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल हमारे साथ जनरल सिन्हा थे, उन्होंने कहा था कि यू जस्ट ओपन द कबर्ड, नाउ सो मेनी स्केलेटन्स यू विल सी टम्बलिंग आउट, और स्केलेटन्स बाहर आने लगे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित, जिनकी रिपोर्ट आपने कल देखी थी अमेरिका से, और उन्होंने कल आपको यह बताया था कि कैसे एक लेडी हिंदुस्तान आई, 10 साल रही, यहां से जानकारी जुटाई और उसने वहां जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने का काम शुरू किया है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इधर इस जानकारी की तरफ लेकर आता हूं। उस किताब में 105 पन्ने, हर एक पन्ना हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की गवाही देता है। लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए मुख्य बात, कश्मीर कनेक्शन, इसको देखना बहुत जरूरी है। और यहां पर अगर देखेंगे ये तमाम चेहरे इनकी तरफ से फ्लोट किए गए ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्लोज करना पड़ेगा ताकि इनमें से कुछ चेहरे हिंदुस्तान की जनता ध्यान से देख सके, क्योंकि हम में से अधिकांश इनके नाम के बारे में, इनके चेहरों के बारे में अभी अनभिज्ञ हैं। लेकिन ये हमारे देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट के हवाले से आपको बताता हूं। जरा यहां पर देखिए कश्मीर कनेक्शन, यहां देखिए आप, गुलाम नबी फाई आपको हर एक इस तरह की एक्टिविटी के सेंटर में मिलेगा। इसकी भूमिका कितनी विस्तृत है और यह कितना खतरनाक है हिंदुस्तान के लिहाज से, अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी देखें, एक तीर इनसे आकर मिलेगा अगर कश्मीर में भारत विरोधी एक्टिविटीज की बात आप कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कश्मीर अमेरिकन काउंसिल, एक्चुअली यही उसको फाउंड करने वाले फाउंडर मेंबर्स में से एक। अब देखिए, इसमें डायरेक्टर आपको मिलेंगे अब्दुल रऊफ मीर, उधर आप सेक्रेटरी ट्रेजरर देखिए अकरम डार मिलेंगे, इधर आप आ जाइए डायरेक्टर यूसुफ फजीली मिलेंगे, और इधर अगर आप आएंगे तो इसमें वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम में अगर प्रेसिडेंट गुलाम नबी मीर मिलते हैं तो फिर देखिए सेक्रेटरी के तौर पर गुलाम नबी फाई से जाकर तार जुड़ते हैं। अगर आप इधर आ जाइए कश्मीर सेंटर में, अगर आप आते हैं कश्मीर सेंटर में डायरेक्टर आपको मिल जाएगा, ब्रुसेल्स का डायरेक्टर मिल जाएगा, प्रेसिडेंट मिल जाएगा। लेकिन इनके अगर तार, जैसे इधर आप देख रहे हैं, ये आखिरकार ये देखिए, ये मुड़कर बेशक तीर पहुंच रहा है लेकिन पहुंच रहा है गुलाम नबी फाई तक। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट। अब इसको अगर आप लेकर जाएंगे तो इसके तार भी आखिरकार आपको गुलाम नबी फाई से जुड़े हुए मिलेंगे। इस तरीके से इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हर एक जगह पर आप देख लीजिए, या तो सीधे या किसी व्यक्ति, वो व्यक्ति जो उनसे सीधा जुड़ा हुआ है के जरिए गुलाम नबी फाई इस पूरी वेल ऑयल्ड मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं, और आज से नहीं, कई सालों से। लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर के लोगों के अलावा क्या कश्मीर के लोगों से कंसर्न उन लोगों का रह गया है जो सालों पहले इस धरती को छोड़कर चले गए, जो आज यहां की हकीकत से वाबस्ता भी नहीं, जो बाहर विदेश में बैठकर इन ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए इनसे पैसे लेते हैं, हजारों हजार डॉलर में हर महीने तनख्वाहें लेते हैं, और फिर वो पैसे जो आते हैं इनको लॉबिंग के लिए, उसमें से भी अपना कट रखते हुए लॉबिंग कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर किया जाता है। और अगर ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है तो क्या हम इस कॉन्स्पिरेसी को वक्त रहते समझ पाए हैं? हमारी एजेंसियां समझ पाई हैं क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। कश्मीर का कनेक्शन और इसके केंद्र में हर एंटी कश्मीर, एंटी इंडिया एक्टिविटीज के सेंटर में गुलाम नबी फाई ये नाम क्यों मिल रहा है? कल इस नाम की चर्चा हुई थी शाम को अड़ी में जब हम बात कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक छोटा संदर्भ था। अब अगर बड़ी पिक्चर की बात करते हैं आप तो ये नेटवर्क बहुत खौफनाक लगता है, और उसके केंद्र में जब गुलाम नबी फाई दिखाई देता है तो ये समझ में आता है कि ये नाम तो जाहिर है अगर इतने दिनों से चल रहा है, और ये वो नाम है जिसे आईएसआई से कनेक्शन रखने के आरोप में, आईएसआई से पैसे लेने के आरोप में और इस बात के पुख्ता सबूतों के साथ पकड़े जाने के बाद अमेरिका में जेल हो चुकी है। जेल से आने के बाद कुछ दिनों तक तो ये लो प्रोफाइल रहे महाशय, उसके बाद इन्होंने फिर कश्मीर के संदर्भ में अपना राग अलापना और अपनी एक्टिविटीज को तेज कर दिया और एक बार फिर से फुल फ्लेजेड तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस धरती से ऑपरेट कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, क्या वहां इस बात की भनक है, और अगर है तो इनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? अब अगर यहां पर आप आ जाएं, कैसे यह पुश्तैनी धंधा बन गया है, कश्मीर के खिलाफ गलत सलत बातें प्रचारित करो और उसको एक इंडस्ट्री की शक्ल दे दो,
ये बता दूं कि अरे वहां तो हालात बहुत खराब हैं, वहां तो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं। क्या कभी किसी आतंकवादी ने ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं किया? क्या उसकी चर्चा होती है? क्या पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स के नाम पर झंडे गाड़े हैं? क्या उन्होंने मिसाल कायम की है कि उसकी नजीर दी जाए कि देखिए पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स के मामले में क्या करता है? कश्मीर को बदनाम करने वालों ने साजिश रची, एक कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बनाई, और कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बनाने के बाद क्योंकि उसमें इनका अपना, इनके परिवारों का, इनकी पीढ़ियों का भला हो रहा था, भला उनकी निगाहों में यह भला ही है, पैसे आ रहे हैं ना। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मनी। देखिए कैसे काम चल रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिया जा रहा काम। अयूब ठाकुर, मैंने आपको बताया शुरुआत में, मुख्य चेहरा अयूब ठाकुर का बेटा मुजम्मिल अयूब ठाकुर। अयूब ठाकुर तो फिर भी बचता था इस बात से कि सीधे कहे कि हमने आतंकवादियों को पैसा दिया। मुजम्मिल अयूब ठाकुर तो खुलकर कहता है कि मेरे बाप ने आतंकवादियों को पैसे दिए, रिपोर्ट बताती है। अब आगे आइए, अकरम डार का बेटा एजाज डार, बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, क्यों? क्योंकि पुश्तैनी धंधा, घर का काम चल रहा है, इससे घर में पैसे आ रहे हैं। कश्मीर का राग झूठा आलाप के घर में पैसे आ रहे हैं, कैसे छोड़ा जाए? अभी तक मैंने किया, मैं नहीं कर सकता, अब तुम करो। अब आप देखिए, यूसुफ फाजिल, बेटी समीरा फाजिल, यहां आ जाइए। गुलाम नबी भाई तो खैर इनके सबके पितामह लगते हैं इस रिपोर्ट में। इधर आ जाइए, हाफसा कंजवाल, इधर अगर आप आएंगे, समीरा फाजिल और हाफसा कंजवाल आपस में कजिन है। हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा, खैर उसमें मैं बाद में आता हूं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। टोनी अशाई, बहुत नाम आता है इनका, कई बार हिंदुस्तान के भी कई नामचीन चेहरों के साथ देखे गए हैं, लेकिन कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के ये भी कल पुर्जे हैं, ये आगे मैं आपको बताता हूं। खैर, ये रिश्तेदार हैं किनके? सहला अशाई के। इधर आ जाइए, गुलाम मोहम्मद सैफी, इनकी बेटी है साइस्ता सैफी। गुलाम मोहम्मद सैफी को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां हेड बनाया गया था। उनकी बेटी साइस्ता सैफी, और साइस्ता सैफी जो मैं कह रहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा, साइस्ता सैफी मुजम्मिल अयूब ठाकुर, वैवाहिक रिश्ता। आगे आ जाइए, गुलाम नबी मीर, बेटा ऐमान मीर। क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री में झूठ का प्रचार करके हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाकर पैसे आ रहे हैं, एक जनरेशन पल गई, अब वो धंधा दे दिया गया है, अब गल्ले पर बेटा बैठ रहा है। ये हालात हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कॉन्स्पिरेसी की दुकानें चल रही हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये हस्तांतरित हो रही हैं। और ये बताती है ये रिपोर्ट, 105 पन्नों का ये दस्तावेज अब नेट पर उपलब्ध है, आप भी इसको रेफर कर सकते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है ये, और पब्लिक डोमेन से ली गई चीजों का इसमें हवाला है, इसलिए छिपा हुआ कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं इसको लेकर आरती टिक्कू जी के पास जाना चाहता हूं। आरती टिक्कू जी, जिस बात का हवाला आप देख रही थी, ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री, ये तो मतलब कल मेरे हाथ में आया दस्तावेज, रात में 3 बजे तक मैं पढ़ता रहा, मुझको सपने भी इसी के आते रहे। कितना खौफनाक है ये पूरा का पूरा जाल। बिल्कुल, देखिए 20 साल से मैं लगातार लिखती आ रही हूँ, इसके बारे में मैं बोलती आ रही हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री है। इसमें सबसे बड़ा प्रमाण जो आपको मिलेगा कि ये कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री ने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों के घर भरे और कितने लोगों की करियर्स बनाए। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप श्रीनगर जाइए और आपको एक कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं दिखाई देगा, आपको कोई ऐसा जो तशद्दुद या वॉर का जो सीन है या बैटल ग्राउंड नहीं दिखेगा। आपको बंगले दिखेंगे, आपको गाड़ियां दिखेंगी, आपको एक मामूली सा क्लर्क, एक मामूली सा टीचर, उनके घर देखिए, उनका रहन सहन देखिए, तो आपको समझ आएगा कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री जो पिछले 30 साल में पनपी है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े फोर्सेस है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर बॉलीवुड तक, बॉलीवुड से लेकर दिल्ली और कश्मीर तक एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जिसकी वजह से जो गरीब कश्मीरी मुसलमान जो था वो रेडिकलाइज कराया गया, जबरदस्ती करके उनको इस्लामिक जिहाद के रास्ते पे चलाया गया, उनको मरवाया गया, उनको हथियार दिए गए, उनके हाथों में पत्थर दिए गए, और उसका नतीजा ये निकला कि पिछले 30 साल में ना कि सिर्फ ये कश्मीरी मुस्लिम जो रेडिकलाइजेशन है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो है पिछले 30 साल में हुई, पर सबसे बड़ा
ये हुआ कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, कश्मीरी हिंदुओं की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके जेनोसाइड हुआ, एथनिक क्लिंजिंग हुई, वो बेघर हुए और आज तक 30 साल के बाद भी उनको वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपने ये कहा था मैम कि हम इस बारे में, आपने बहुत बड़ा काम भी इसमें आप कह रही हैं कि किया है और आपने इसको इनसाइड आउट देखा है, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि हमने वक्त रहते अवेयर रहकर इसके खिलाफ काउंटर क्या किया है, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। लेकिन इसमें जो आप कह रही थी वो जरा जल्दी से पढ़ देता हूं। इसमें प्रोलॉग में एक बात लिखी हुई है, The way conflict is designed, it has generated growing number of stakeholders. इस कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर दिन इससे हर कोई जुड़ने वाला अपने आप को जो जुड़ा है उसको ये लगा है कि मेरे लिए तो ये माफिक है, मेरे लिए ये बेहतर है। फ्रॉम सेट ऑफ फैमिलीज टू गोरा पॉलिटिशियंस, इसमें फैमिलीज तो इन्वॉल्व हैं ही, कई गोरे पॉलिटिशियंस को भी पकड़ा गया है ताकि कही हुई बात में वजन लाया जा सके। To the Pakistani establishment in a manner that it would be useful for them to keep the conflict in perpetual flux. हमेशा ये घाव बना रहे, हमेशा ये खून रिश्ता रहे। वो कौन है जो इस रिश्ते हुए खून में पनपते हैं? क्या वो इंसान है या खून पर पनपने वाले कीड़े? सिवाज साहब, देखो दिनेश, ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे आप इसको निकाला है। ये काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को पता है और इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, और इसके नेटवर्क जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर है, और ये भारत में नहीं, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, मिडिल ईस्ट में है, और इसका ताना बाना सारा आईएसआई के पास है, और आईएसआई इसके साथ खेलता है। एक ये फोर्स नैरेटिव बनाता है, एक को जो चीज़ नहीं हो रही उसको अपनाएगा और आपको ऐसा लगेगा यही सच है, और ऐसा फोर्स नैरेटिव इन्होंने अपनाया है कश्मीर घाटी में। लोगों को गुमराह किया है, उनको रेडिकलाइज किया है, एक प्रकार ऐसा फॉल्स मिराज एस्टेब्लिश करके उनको एक रास्ते पे ले गए। और ये जो पत्थरबाजी वाली घटनाएं हैं, ये इसके अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक जो चेहरा था वो सामने दिख रहा था, मगर इसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री में एक कई चेहरे हैं जो कि बिना दिखे पीछे से काम करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है उनका एक चेहरा था जो सामने था, और उसने बहुत ज्यादा काम किया है इंडस्ट्री इसके अंदर, कश्मीर के अंदर, जिसके अंदर रेडिकलाइजेशन हुई है, लोगों को पैसा दिया है, उनको पत्थर फिकवाए हैं। तो मैं ये एक चीज बताऊंगा दिनेश, ये नेटवर्क को निकाल सकते हैं हम अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल जाए, क्योंकि इसका ताना बाना है, इसका ताना बाना हमारे पास सर, ये ताने बाने में हम कहां तक पहुंचेंगे जब हम ये देखते हैं कि इस नेटवर्क से आखिरकार कोई ऐसा भी जुड़ा हुआ है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पोजीशन होल्डर है। जब हम ये देखते हैं कि इसमें वो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं जिनको लॉबिंग फर्म्स ने, उसमें ट्रेल दिखती है, मनी ट्रेल का हवाला है कि पैसे आज पे किए गए और 2 दिन बाद उन्होंने कश्मीर को लेकर ट्वीट किया। लेकिन अगर उसी लॉबिंग फर्म का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया तो उस पॉलिटिशियन ने उसके बाद से 3 साल तक कश्मीर को लेकर कोई चू नहीं की, तो जिसको दर्द होता है उसको एक दिन का दर्द होता है क्या? ये तो दिनेश एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, हार्श डिसीजन, और आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी में है जो कि इसके साथ इन्वॉल्व है। और ये सच्चाई है, कश्मीर घाटी के अंदर ये जो फॉल्स नैरेटिव एस्टेब्लिश किया गया है ये इन्होंने किया है, और इसीलिए ये इनेविटेबल हो गया था कि जहां पर ये सड़ांध फैलती जा रही है। सर मैं आपके पास आता हूं, जहां पर ये सड़ांध फैलती जा रही है 5 अगस्त 2019 भारत ने फिर उस सड़ांध पर मरहम पट्टी करने का काम तो किया है, लेकिन अब देखिए उस पर भी घाव बनाने की कोशिश आप जब पाएंगे 2016 से लेकर 2019 तक ये जो कंपनियां हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको फ्लोट करने की बाढ़ आ गई। कश्मीर को कहीं पर भी नाम में रखना है, कहीं कश्मीर कनेक्शन कर देना है, कहीं स्टैंड फॉर कश्मीर कर देना है, जस्टिस फॉर कश्मीर कर देना है, और कश्मीर को लेकर कोई भी बात वो सच हो या झूठी हो उसको ट्वीट कर देना है, उसको रीट्वीट कराना है। लेकिन आपको ये ट्वीट और रीट्वीट भी एक मौसम में दिखाई देंगे, 5 अगस्त के आसपास दिखाई देंगे, पूरे साल कोई चर्चा नहीं होती। 5 अगस्त के आसपास इसमें बाढ़ आ जाती है। अरे जिसको दर्द होता है किसी कॉज को लेकर वो घड़ी देखकर चीखता है क्या? रोहित मैं आपके पास आने वाला हूं, और अगर इतना खुला खेल फर्रुखाबादी है और अंधे को समझ में आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, तो फिर गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? वो गवर्नमेंट्स जो कहती हैं कि हम कम से कम डेमोक्रेसी के मामले में एक साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, क्या उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? रोहित मेरा सवाल आपसे था। सॉरी मुझे लगा तो देखिए दिनेश, क्योंकि ये 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन अमेरिकन पाकिस्तानी है,
तो ऑब्वियसली ये इस चीज का फायदा लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा लेते हैं। और जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, जैसे आपने नाम दिया जस्टिस फॉर कश्मीर या अमेरिकन फॉर कश्मीर फाउंडेशन, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और फ्री कश्मीर, तो आप अगर देखेंगे तो दीज आर सेकेंड जनरेशन अमेरिकन सिटीजन हु आर पाकिस्तानी ओरिजिन के, और इन लोगों के पास ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये राइट है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिनेश कि इनका जो हमने कल स्टोरी की थी करीम जोड़ा फिशर की, इनका जो सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है उनको कैच देम व्हेन दे आर यंग। आप उनको उनके स्टेट लेवल पे जब वो जूनियर सेनेटर्स होते हैं या स्टेट लेवल के सेनेटर्स में, कैच देम व्हेन दे आर यंग। आप उनको इन्फ्लुएंस करिए। और देखिए किसी भी, अगर आप कैपिटल हिल पे जाएं, आरती इसका ऑब्वियसली शी विल एग्री विद मी, इनके जो स्टाफर्स होते हैं प्रीटी यंग होते हैं। ये 20-25 साल के, 26 साल के, 30 साल के होते हैं। दे आर प्रीटी इग्नोरेंट अबाउट दुनिया में जो चल रहा है। तो अगर आप उनको उस समय इन्फ्लुएंस कर पाए तो फिर, और जाहिर सी बात है कि इस तरह की ट्वीट्स बाहर आ जाती है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कमला हैरिस का, जब वो रन कर रही थी फॉर प्रेसिडेंसी, उन्होंने भी कश्मीर को लेकर एक बहुत ही बेबुनियाद सा बयान दिया था। क्यों? क्योंकि शी वाज प्रॉब्ली इन्फ्लुएंस्ड बाय वन ऑफ दोस पीपल। अगर आप बात करें समीरा फजली की, उनके तो खैर सीधे ताल्लुकात है इसमें। या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस पे जाकर, उसके कान के करीब जाकर मैं कोई बात कहता रहूंगा और मेरा जो प्रतिस्पर्धी है वो अपनी बात कहेगा ही नहीं जाकर, तो ओपिनियन तो उस तरीके का बनने लगेगा जो मैं कह रहा हूं। क्या हिंदुस्तान ने वो जगह खाली छोड़ी है आरती टिक्कू जी? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बिल्कुल। देखिए, मैं यूएस कांग्रेशनल हियरिंग में जब मैंने कहा था कि इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली अमेरिकन वेस्टर्न मीडिया जो है, उनका पूरा, आप कश्मीर पे जो फोकस देखिए, आप उनका कश्मीर पे जो ओपिनियन है वो ना कि सिर्फ डिस्टॉर्टेड है, लेकिन वो पाकिस्तानी लाइन है। वो पाकिस्तान की जो लाइन कश्मीर पे है उसी लाइन पे चलते आ रहे हैं 1947 से। और पिछले 30 साल में उन्होंने टेररिज्म को, इस्लामिक जिहाद को जस्टिफाई किया है कश्मीर पे, जहां तक कश्मीर की बात आती है। लेकिन अलकायदा अगर अमेरिका अटैक करता है या अमेरिका के अगेंस्ट जो इस्लामिक जिहाद ने पिछले 20 साल में किया, जितने भी उनके एसेट्स थे, जितने भी उनके इंटरेस्ट थे मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में, जहां जहां अमेरिका को अटैक हुआ, वहां अमेरिका कभी, या अमेरिकन प्रेस, अमेरिकन मीडिया जो है, उस पे हमेशा उसको इस्लामिक टेररिज्म का नाम ही दिया। लेकिन जब कश्मीर और इंडिया की बात आई तो उस वक्त अमेरिका ने, अमेरिकन प्रेस ने, अमेरिकन स्टेट ने उसको ह्यूमन राइट्स का इशू बनाया। और उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? उसमें सबसे बड़ी गलती है इंडियन ब्यूरोक्रेसी की, इंडियन इंटेलिजेंस। मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, दुल्लत डॉक्ट्रिन जो थी कि जो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू कश्मीर पे था, उसको कभी हम लोगों ने काउंटर नैरेटिव नहीं दिया, उसको कभी हमने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि वो सब झूठ बोल रहे थे। वो सब पाकिस्तान की लाइन ले रहे थे, इस्लामिक जिहाद की लाइन ले रहे थे। लेकिन दुल्लत डॉक्ट्रिन ने उस पर कोई फोकस नहीं किया। उल्टा उन्हीं के लोग, उनके एजेंट्स, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एजेंट्स, जितने भी अमेरिकन एजेंट्स थे कश्मीर में, कल आपने जैसे बात की कैरन फिशर की, जैसे आपने बात की, वो किन की एजेंट थी? वो क्यों हिंदुस्तान में 10 साल, कश्मीर में उसने कैसे निकाले? दुल्लत डॉक्ट्रिन ने इन सारी चीजों को इग्नोर किया, ओवरलुक किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री, कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप जो है, कई सारे लोगों ने इसमें अपने करियर्स बनाए, बिजनेसेस बनाए और बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंडियन स्टेट की कॉम्प्लिसेंसी, इंडियन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉम्प्लिसेंसी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आरती टिक्कू जी, आपकी बात को यहाँ पर समराइज करते हुए आगे बढ़ना मेरे लिए आवश्यक है। जो आप कह रही हैं उसको एक लाइन में देखिए, प्रोलॉग में ये बात भी लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है, कश्मीर हैज बिकम एवरीवन्स कंसर्न एक्सेप्ट ऑफ कश्मीरीज। कश्मीर सबके लिए दिलचस्पी का सबब हो गया है, तमाम लोग स्टेक होल्डर्स हो गए हैं सिवाय कश्मीरियों के। कश्मीर के नाम पर अपना संबंध जो कश्मीर से बता रहे हैं, वो न जाने कितने दशकों पहले कश्मीर छोड़े हुए हैं।
और रैकेट चला रहे हैं क्योंकि इस तरह की आग जलाकर उनको अपने हाथ सेकने हैं और ये हाथ सेकने वालों की तादाद गुजरते सालों में बढ़ती ही चली गई है। और अब क्या किया जाने वाला है जरा इस पर भी। और दूसरी बात ध्यान रखिए, अपनी आवाज को क्रेडिबिलिटी देने के लिए इन्होंने क्या क्या किया है। मसलन इन्होंने कोशिश की है सेनेटर्स के जरिए अपनी बात कहलवाने की, उनसे ट्वीट करवाने की, यूरोपियन यूनियन में कुछ लोगों से संबंध बनाने की और वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ने की, उनके जरिए अपनी बात कहलवाने की। इन्होंने यह तक कोशिश की कि लॉर्ड एक साहब हैं, उनके ऊपर क्या क्या आरोप है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उनको पकड़कर, वो ब्रिटेन से ताल्लुक रखते हैं, उनके ऊपर रेप तक के चार्जेस हैं। कश्मीर की महिलाओं के साथ ही उन्होंने दुष्कर्म करने की कोशिश की, ये चार्जेस हैं उन पर। लेकिन उनके जरिए भी उन्होंने ट्वीट कराए, उनको भी अपने नेटवर्क में शामिल किया, उनके जरिए कुछ इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ा वहां यूके में और उनके जरिए भी अपने ट्वीट्स कराए, अपनी बातें कहलवाई। तो आप देखिए कि ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, कैसे लॉबिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक अहम खबर देख लीजिए, कश्मीर जलाने की साजिश में पाकिस्तान ने झोंकी ताकत। अमेरिका और लंदन से हो रही है कश्मीर के खिलाफ बड़ी साजिश। पाकिस्तानी लॉबिस्ट विदेशों से रच रहे हैं ये खौफनाक षड्यंत्र। कैसे हो रहा है ये? कश्मीर में खून खराबे के लिए लॉबिस्ट ने कैसी रणनीति बनाई है? युवाओं को बरगलाने के लिए कई पाकिस्तानी फर्म कर रहे हैं लॉबिंग। लॉबिंग कैसे होती है? कई लॉबी फर्म्स हैं, जैसा कल हम जिक्र कर रहे थे कि ये शब्द आया लॉबी से, होटल की लॉबी से। मसलन एक W होटल जो व्हाइट हाउस के और कैपिटल हिल के पास में है, वहां जाकर लॉबी में बैठे रहते थे ताकि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पकड़ सकें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स, और उनसे अपनी बात, अपनी पॉलिसी के संदर्भ में लोग बातें करते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन इस तरह का कोई दुष्चक्र अंजाम देने के लिए आप लॉबिंग कर रहे हैं और उस लॉबिंग में आपको पैसा मिल रहा है ISI से, पाकिस्तान की आर्मी से, वहां की गवर्नमेंट से। वो पैसे दिए जा रहे हैं उन महानुभावों को जो वहां के पॉलिटिशियंस हैं। इससे क्या होगा? क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर कश्मीर का कोई सीधा व्यक्ति या पाकिस्तान को कोई व्यक्ति ये बातें कहेगा तो लोग समझ जाएंगे कि असल में क्यों हो रहा है। लेकिन अगर वही बात किसी सीनेटर से कहलवा दी जाए, यूरोपियन यूनियन से के किसी लीडर से कहलवा दी जाए, ब्रिटेन में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहलवा दी जाए, तो उसमें क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। क्रेडिबिलिटी का खेल, नकली क्रेडिबिलिटी जनरेट करने का खेल। इंडस्ट्री से जुड़े हुए खिलाड़ी एक वेल ऑयल्ड नेटवर्क चला रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार, फौज, ISI, इनका सीधा समर्थन इनको मिलता है। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, UK, EU के नेताओं के जरिए प्रोपेगेंडा पर समर्थन हासिल करते हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ISI खरबों रुपए झोंकती है। पाकिस्तानी और कथित दलित एक्टिविस्ट को भी इसमें जोड़ा गया, खालिस्तानियों को भी जोड़ा गया, ताकि यह कहा जा सके कि एट्रॉसिटीज जहां भी इंसान के खिलाफ हो रही हैं हम आवाज उठा रहे हैं। केवल कश्मीर की बात नहीं है, CIA के एजेंट्स तक को तोड़कर खुद में मिला चुके हैं ये लोग। आप समझिए, CIA जिनकी इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी को बेजोड़ माना जाता है, उसके एजेंट्स को तोड़कर अपने साथ मिला लिया और अपने एजेंडा को पुश कराया। कई इंडियंस को भी लालच और दबाव में इन्होंने अपने साथ शामिल करने की कोशिश की है। और अगर ये हालात हैं और इस दुष्चक्र को इस लेवल पर ले जाया जा रहा है तो खतरा कितना बड़ा है सिवाज साहब? बहुत बड़ा खतरा दिनेश। इसको आपको लार्जर पिक्चर देखना पड़ेगा। ये जो ISI है इसके बड़े हाथ है और इसने बड़े इंटेलिजेंट वे से पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर एक प्रकार अपना जाल बिछा रखा है। और ये जो ऐसे आप बोले कि सेनेटर्स को, MPs को और कहीं ना कहीं रिपब्लिकन, डेमोक्रेट दोनों को कांग्रेस में, अमेरिका में ये इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको पैसा देते हैं। इनके पास ड्रग्स का पैसा, एक बंदे को इतना पैसा देते हैं उसको खरीद लेते हैं और वो आपकी बातचीत करता है और जो चीज झूठ है वो सच लगने लगती है और उसकी क्रेडिबिलिटी आती है। और ये एक बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है। और इंडिया में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो बहुत धीरे थी इसको काउंटर करने के लिए और कहीं ना कहीं हमारी डिफेंसिव एटीट्यूड थी, हम प्रोएक्टिव नहीं थे। मगर ये लास्ट 10 साल में काफी कुछ बदला हुआ है। अभी हम प्रोएक्टिव आए हैं, हम ये स्ट्रेटेजी करके आए हैं कि हम उसको कट करें जहां से, सोर्स से, चाहे वो सिख फॉर जस्टिस है। अगर आप देखें जिस प्रकार से जर्मनी में, कनाडा में, इंग्लैंड के अंदर ये जो खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा था वो अभी खत्म हुआ है लास्ट 6 महीने में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत प्रेशराइज किया है और उन गवर्नमेंट को डायरेक्ट कम्युनिकेट किया। तो मतलब ये है दिनेश, ये पैसे का खेल है और ये जो बहुत पैसा लगा रही है ISI और इन सेनेटर्स को और MPs को भी खरीद रही है और किसी तरीके से ये ड्रग का पैसा है। इससे क्या है कि ये एक जहर फैलाते हैं कश्मीर घाटी के अंदर। जो चीज वहां नहीं हो रही उसको इमेजिनरी प्रोड्यूस करते हैं और वो दिखाते हैं कि वो हो रही है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब जैसे इन्होंने पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि देखिए किस तरीके से पैलेट गन्स के जरिए वहां पे एक महिला को मारा गया और उसके पूरे चेहरे पर
चोट आई है। एक्चुअली वो पैलेस्टाइन का मामला था जी, बिल्कुल। लेकिन इसको जब तक, और आज तक सर ये भी हैरानी की बात है कि ट्विटर ने इस तरह के किसी भी वीडियो को मैनिपुलेटेड करार, मैनिपुलेटेड मीडिया टैग भी नहीं किया सर। बिल्कुल ठीक करो, बहुत बहुत ठीक बोला दिनेश। ये सच्चाई है कि एक विडंबना है कि हम इसको अच्छी तरीके से काउंटर नहीं कर पाए, मगर अब टाइम आ गया है कि जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, भारत की गवर्नमेंट है, भारत की डिप्लोमेसी है, आज इसको काउंटर कर रही है हर स्फेयर में, और इसीलिए इनको एक्सपोज किया जा रहा है। अभी आप देखो, एनआईए ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एक प्रकार से हिस्ट्री बढ़ा दिया। वो जो इतना पैसा लेते थे आईएसआई से, पत्थरबाजों को देते थे, गलत नैरेटिव फैला रखा था जम्मू एंड कश्मीर में, आज उनका पता नहीं कहां गए। लेकिन मुझे आज समझ में नहीं आ रही है सर, जब ये कहा जाता है कि जो ये मुल्क हैं, खास तौर से जिन्होंने टेररिज्म का दंश झेला है, जब वो ये कहते हैं कि हमने एक साझा नेटवर्क बनाया है, हमारी एक अहद है टेररिज्म के खिलाफ, हम एक जैसा नजरिया रखते हैं, क्या ये सच लगता है जब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यूरोपियन यूनियन की जमीन से, क्या हो रहा है ब्रिटेन से, अमेरिका में क्या हो रहा है ऐन नाक के नीचे? रोहित, जब आप ये देखते हैं, आपका इंडिया से ताल्लुक है, आप अमेरिका में रह रहे हैं, आप वहां पे काम करने के तरीके के को जानते हैं, वहां के लीडर्स का माइंडसेट समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और इसके नतीजे क्या होंगे? देखिए दिनेश, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा इग्नोरेंट लीडर्स हैं अनफॉर्चुनेटली, और होता ये है कि अगर आप जैसे कि वो जो नाजी जो प्रोपेगेंडा था, आप जितनी बार झूठ बोले वो सच लगने लगता है। आई मीन दैट इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू। और दूसरी बात इसमें दिनेश ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा था कि इट इज बिकम अ मनी मेकिंग बिजनेस। तो आप देखिए, ऐसे लोग सेकेंड जनरेशन पाकिस्तानी अमेरिकन या थर्ड जनरेशन जिनका कोई ताल्लुकात भी नहीं है कश्मीर से, वो इसके बारे में झूठ फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ेगा और इसको एक्सपोज करना, जो हम अपने चैनल के जरिए कर रहे हैं आज, बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, जब डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन भारत आके कहते हैं कि फ्रेंड्स जो हैं आपस में कोई भी बात कर सकते हैं, तो आई एम वेरी सरप्राइज कि हमारे मिनिस्टर्स इस तरह की बातें क्यों नहीं करते, या अगर करते हैं तो उसको पब्लिक डोमेन में से उस नॉलेज को आने क्यों नहीं दिया जाता कि हम इस डिसइंफॉर्मेशन के लिए भी हमने एंथनी ब्लिंकन से बात की है या लॉर्ड ऑस्टिन से बात की है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के जो लीडर्स हैं, राइट, यहाँ के जो बड़े लीडर्स हैं, ये बड़ा ही एक पिरामिड टाइप का मॉडल है। तो अगर एंथनी ब्लिंकन कहे इस बात को, तो यहाँ के जो बाकी के जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में काम करने वाले लोग हैं या सेनेटर्स हैं, उनका स्टाफ, दे विल टेक नोट ऑफ दीज कमेंट्स। पर ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे लीडर्स इस तरह की बात खुले तौर पे पब्लिक डोमेन में करने से कतराते हैं। दिनेश, ठीक है, मैं आरती टिक्कू जी से एक सवाल और जल्दी से जानना चाहता हूं। आरती टिक्कू जी, इधर कुछ सालों में ये जो बढ़ोतरी आई है, इस तरह के और ऑर्गेनाइजेशंस फ्लोट करने की जो एक होड़ दिखाई दी है, ये क्यों है? और क्या ये डेस्परेशन है? उनको लग रहा है कि अब उनकी दुकानें बंद हो रही हैं इसलिए डेस्परेशन है, या वो ये, या इस बात से वो उत्साहित हैं कि अब और कंड्यूसिव माहौल बन गया, अब हम इस तरह के और ऑर्गेनाइजेशंस फ्लोट कर सकते हैं? ये एक्चुअली क्या है? देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, ये इसलिए बनी है क्योंकि क्रैकडाउन तो इंडिया ने किया है। पिछले 3-4 साल में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज तो किया वर्ल्ड कम्युनिटी को। पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा जो टेरर नेटवर्क है, उस पर कई सारे कदम उठाए गए। पाकिस्तान आज FATF के ग्रे लिस्ट में है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि पिछले 4-5 साल में इस सरकार ने काफ़ी कोशिश की कि इस टेरर नेटवर्क को तोड़ा जाए। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टेरर नेटवर्क की जो फाउंडेशन है, वो बिजनेस है, वो पैसा है। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा इलिसिट ट्रेड से आ रहा है, ये ओपियम ट्रेड से आ रहा है, ये अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से आ रहा है, ये बॉलीवुड से आ रहा है। तो ये सारा जो जितना भी ड्रग्स, जैसे ड्रग्स एक बहुत ही बड़ा इसमें एक कंपोनेंट है। तो इस टेरर नेटवर्क को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पिछले कुछ सालों में कदम उठाए, देखिए जैसे जमात इस्लामी को उन्होंने कश्मीर में बैन किया, JKLF को बैन किया, और कई सारे जो फाइनेंशियल क्रैकडाउन जो मुझको एक बात की हैरानी होती है मैम, आरती मैम, एक बात की हैरानी होती है कि क्या अमेरिका ने ये नहीं देखा कि ओसामा बिन लादेन के लिए उसको एबटाबाद जाना पड़ा था? क्या अमेरिका ने ये नहीं देखा कि 9/11 के पीछे किसका हाथ था? क्या अमेरिका को ये नहीं मालूम? क्या ब्रिटेन को ये नहीं मालूम? क्या यूरोपियन यूनियन को नहीं मालूम कि आज यूरोपियन यूनियन में आने वाले बहुत सारे देशों का हश्र क्या हो रहा है? वहां जो शरणार्थी गए थे वो क्या हश्र कर रहे हैं वहां पे? क्या इन बातों को समझने के लिए कोई बाहर से अक्ल चाहिए क्या? क्या इन बातों को समझने के लिए कोई बहुत स्पेशल बुद्धि चाहिए क्या सिवाज साहब?
क्या ये खुद समझ, क्या अगर उसके बाद कोई लॉबिस्ट आके बोल दे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसकी जो तस्वीर है वो तो ऐसी है, तो उस पर ये लोग भरोसा कर लेते हैं? बिल्कुल, देखिए आनी चाहिए कि जो चीज हो रही है कि असलियत क्या है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये कश्मीर का और ये आज की तारीख में पाकिस्तान का असली चेहरा क्यों नहीं समझ पा रहे? भारत ने अभी उसको एक्सपोज किया तो अब लोग समझने आए हैं कि किस हिसाब से पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है, और जबकि अमेरिका खुद विक्टिम है 9/11 का। और जहां पर अबोटाबाद में आपने ठीक बोला, ओस्मा बिन लादेन मिला तो वो पाकिस्तान में मिला, अल कायदा अभी भी अफगानिस्तान में है, इस्लामिक स्टेट अभी भी अफगानिस्तान में, और झूठ बोलता जा रहा पाकिस्तान की हमारा कोई नाता नहीं। तो ये सच्चाई है जब डॉलर तक आप एक्सपोज नहीं करोगे ये पाकिस्तान और इस जैसी ऑर्गेनाइजेशन मानने वाली नहीं। राइट, लेकिन मुझे लगता है सर कि जब डॉलर की पट्टियां बांध दी जाती होंगी आंखों में, जब रुपयों की पट्टियां आंखों में बांध दी जाती होगी, तो वो हकीकत जो 100 बार देख चुके हैं वो भी दिखाई देनी बंद हो जाती होगी। बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी का। और ये रिपोर्ट जो आज सामने आई है और इसने जो हकीकत आपके सामने बयान की, उससे एक बात आपको समझ में आ गई होगी, हमको कश्मीर का घाव बहुत दर्द देता है, लेकिन घाव का हवाला वो भी देते हैं जो घाव बनाते हैं। पहले घाव बनाते हैं, फिर हम मरहम बेचते हैं, और फिर से आके घाव लगाते हैं ताकि फिर से मरहम बेची जा सके, और फिर ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। अब इसको रोकने का वक्त आ गया है, अड़ी, क्योंकि हमें